और चलिए अब बात करते हैं जोधपुर हिंसा की। जोधपुर हिंसा के दौरान तेजाब का इस्तेमाल किया गया था, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। न्यूज नेशन के हाथ कई ऐसे सबूत लगे हैं। हिंसा के दौरान दंगाइयों ने तेजाब और तलवार से हमला किया था, यानी कि हिंसा को लेकर दंगाइयों की पहले से ही पूरी तैयारी थी। कई सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जोधपुर हिंसा की पहले से तैयारी की गई थी। दंगाइयों के हाथों में तलवार देख सकते हैं आप, और दंगे के बाद तेजाब के निशान सड़क और दीवारों पर देखे जा सकते हैं। ये देखिए फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। ये बड़ी खबर, अब तेजाब कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें निकलकर कैद हुई हैं उसमें ये सबूत मिले हैं कि तेजाब का इस्तेमाल भी इस पूरी हिंसा के दौरान किया गया है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से जोधपुर को जलाने की साजिश रची गई, कैसे दंगाई वहां पर आए और एक के बाद एक हमला करते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, तलवारों से भी हमला किया गया है। पूरे तरीके से हथियारों से लैस होकर ये दंगाई यहां पर आते हैं, तलवारों से हमला करते हैं। और ये तीसरी तस्वीर, जोधपुर में आज भी कर्फ्यू है। हालांकि फिलहाल अगर बात की जाए वहां की तो तनावपूर्ण माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे में शांति बहाली के लिए प्रशासन की तरफ से कोशिशें तमाम हो रही हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जोधपुर की, जहां पर पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां से शुरुआत होती है। जोधपुर को जलाने वाले किस तरीके से वहां पर पहुंचते हैं और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। किस एग्रेसिव मोड में ये लोग आते हैं और कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकलकर सामने आ रही। न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कैसे वहां पर हिंसा हुई थी, पहले करौली और फिर जोधपुर। तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं वहां सरकारों पर भी और प्रशासन पर भी कि क्यों प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह की घटनाओं को बार बार अंजाम दिया जाता है। ये देखिए तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी। ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया जाता है, कैसे हथियारों से लैस होकर दंगाई वहां पर पहुंचते हैं। और ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कई ऐसे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये तेजाब के निशान हैं। तेजाब के निशानों से समझ सकते हैं आप कि कैसे इस पूरी घटना में तेजाब का इस्तेमाल भी किया गया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब तथ्य इस पूरे मामले पर। अब देखिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाल सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोधपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा क्या कोई साजिश थी? लगातार हिंसा के जो चिन्ह मिलते जा रहे हैं, जहां उपद्रवियों ने नंगा तांडव किया, खुलेआम तलवारें लहराई, पथराव किया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, क्या वो कोई साजिश थी या अचानक हुआ घटनाक्रम? लेकिन जो सबूत मिलते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी सांप्रदायिक हिंसा की साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। वजह हम आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं जोधपुर की उस गली में जहां सबसे अधिक उपद्रवियों ने तांडव किया, दंगाइयों ने नंगा नाच किया। यह है सुनारों का बास। और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर आप देखिए, ये कांच के टुकड़े हैं, लेकिन ये उस बोतल की कांच के टुकड़े हैं जिसमें तेजाब भरा हुआ था, एसिड भरा हुआ था। उपद्रवियों ने एसिड से हमला किया, ये चिन्ह यहां बता रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम यहां रहने वाले लोग हैं वो दावा कर रहे हैं। और ये अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये अंदर आप नजर डालेंगे, मेरे सहयोगी राजी जरा कैमरे के जरिए दिखाएगी। ये जो आप सफेद सफेद देख रहे हैं, ये एसिड के निशान है। और जो वीडियो आ रहा है उसमें भी उपद्रवियों के हाथ में बोतल है, तलवार है, डंडे हैं, पत्थर हैं। क्या नाम आपका? चंद्रप्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि ये तेजाब है और ये तेजाब था इस बोतल में और इसको फेंका गया, यानी कि हमला किया गया। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल तेजाब था। इनके हाथ में लाठियां थी, तलवार थे, पत्थर थे और तेजाब की बोतलें थी। इन्होंने सुनियोजित तरीके से पूरे तैयारी के साथ आके हमला किया और यहाँ पे लूटपाट करने की कोशिश के इरादे से इधर आए, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा सोने का टुकड़ा भी बहुत कीमती होता है, जो कि हम काम करते हैं, कारीगर हमारे पास ऐसे ही काम करते हुए रहता है। और यहाँ पे हम ये जो बोतल फेंकी थी यहाँ कैसे पहुंची? क्या यहाँ लोग खड़े थे? यहाँ पे हम कुछ आदमी यहाँ पे जो रूटीन से अपने समाज का स्थान है, यहाँ पे पास में दुकानें हैं,
हम छोटे मोटे काम के लिए आते जाते रहते हैं, तो 5-7 जन यहाँ पे थे और उन्होंने उन पे ऊपर वार करने की कोशिश की और ये अच्छा, ये हमला किया गया। हमला किया गया और सुनियोजित तरीके से किया गया। कोई भी आदमी बगैर तैयारी के एक साथ हमला नहीं कर सकता है। हमने भी बचाव के लिए अगर वापस विरोध किया है तो उसमें भी हमें 5 से 7 मिनट का समय लगा। राज्य मंत्री हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि एसिड से कोई हमला नहीं हुआ, एसिड नहीं फेंका गया। आप घटनास्थल पर पधारे हैं और यहाँ देखें कि एसिड कैसा है। तो हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी। न्यूज नेशन ने पहले ही दिखाया था कि कैसे हिंदुस्तान के कई शहरों में तेजाबी साजिश रची जा रही है। कई जगह मौलाना ने जहरीली तकरीरें दी हैं और दंगे का क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है। सुनाते हैं औरंगाबाद के यूट्यूबर सईद फारूक ने कैसे लोगों को उकसाया है। कोरोना के दौरान सफाई की जरूरत के लिए 10 लीटर तेजाब रखना जरूरी है, क्योंकि बाथरूम के क्लीनर से बराबर सफाई नहीं होती है। हर मुसलमान के घर में 40 से 50 कोल्ड ड्रिंक्स के शीशे की बोतलें हर वक्त रहना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कि मेहमान कब आ जाए और हमें उनकी जियाफत करनी पड़ जाए। उन्हीं बोतलों में रखकर उनकी हम जियाफत करेंगे। जी हाँ। और अब इस जहरीले मौलाना का एक और बयान सुनवाते हैं आपको, कैसे उसने दंगों के लिए लोगों को उकसाया है। हालात को देखते हुए आप घर में 20 किलो ब्लीचिंग पाउडर की एक बोरी रख लीजिए। 1 लीटर पानी में सिर्फ 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए। ये सैनिटाइजर का बहुत जबरदस्त मुतबादिल। ख्याल रहे कि अगर आप गलती से 200 से 300 ग्राम उसमें डाल देंगे तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इसके छूने से इंसानी जिल्द को शदीद नुकसान पहुंचता है, शदीद जलन होती है। समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ। और जोधपुर से मेरे सहयोगी लाल सिंह ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए, वहां पर किस तरीके का माहौल है, कैसी स्थिति है? देखिए सोनल, अपडेट की बात है तो फिलहाल अभी सरकार के कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला, उन्होंने दौरा किया है, लोगों से मुलाकात की है। उन लोगों से ही बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है, किस तरह की बात उनसे की है। चूंकि लगातार सरकार के लोग भी आ रहे हैं, प्रशासन के लोग भी आ रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जोधपुर की जो शांत छवि हो, शांत बनी रहे, इसमें दिक्कत नहीं हो। सर, बीडी कल्ला साहब आए, क्या बात हुई? वो पता नहीं साहब, हमारे को तो आगे निजाम साहब के घर पे गए थे, जो सिमकाम निजाम साहब है, तो उनके घर गए थे। पता नहीं क्या बात है। उनके घर गए जहाँ पथराव हुआ, पीड़ित, वहाँ पहुंचे मंत्री? मैंने तो नहीं देखा कहीं गए हुए। आप लोग कह रहे थे ना उधर चलो, उधर नहीं गए? हाँ, उधर तो होगा, कोई मीटिंग होगी उनकी, इसलिए चले गए होंगे वहाँ से। शाम को आने का बोल रहे हैं। उधर नहीं आए? उधर नहीं आए। आपकी बात हुई बीडी कल्ला साहब? सर, मेरे हिसाब से पीड़ितों के यहाँ पे तो नहीं गए। अभी वो निजाम साहब से मिलना है, मे भी शांति का भावना बने रहे, क्योंकि निजाम साहब का मुस्लिम समुदाय में भी अच्छा रहता है। तो वो मेरे हिसाब से शांति माहौल बनाने के हिसाब से ही यहाँ पे आए। जो शांति समिति मीटिंग करने वाले, शांति समिति। आप लोग कह रहे थे ना सब पीड़ितों घर चलिए, तो वहाँ नहीं गए? अभी मेरे हिसाब से नहीं गए। देखिए सोनल, अभी बीडी कल्ला यहाँ आए हैं, लेकिन वो यहाँ पर एक मशहूर शायर रहते हैं निजाम साहब, उनके घर गए। बाकी तमाम लोगों ने गुहार भी लगाई थी कि हमारे घर चलिए, पीड़ितों घर चलिए, तो वो नहीं गए। आप लोगों की बात हुई बीडी कल्ला साहब? नहीं सर। आप लोगों की बीडी कल्ला साहब से बात हुई? बीडी कल्ला साहब ने आपसे? नहीं पीड़ितों घर निकल गए। वो पीड़ितों के घर तक पता नहीं है, वो सिनकाब निजाम साहब को लेने आए थे, कोई मीटिंग है उनकी। आप लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं? बिल्कुल, बीडी कल्ला साहब से बात हुई, उन्होंने कहा सद्भावना बनाए ही रखो, प्रशासन सहयोग कर रहा है, आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। जो घटना हो गई है उनको आप वर्तमान में कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन साफ है सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिख रहा है, दोषी कौन है? वो तो वो करेंगे तब होगा ना। करेंगे तब होगा। देखिए सोनल, लोगों को अब एक ही इंतजार है कि जिस तरह बिल्कुल जोधपुर में लाल सांप्रदायिक सिंह हिंसा की हुई, इंतजार है। और देखिए तांडव हुआ, जोधपुर की आखिर अगर हम वो लोग बात करते सलाखों हैं के लाल पीछे सिंह, कब तो पहुंचेंगे? जोधपुर बड़ा ही सुंदर शहर है, बड़ा ही शांत शहर है और पहली बार ऐसा कोई वाकया जोधपुर में निकलकर सामने आया है। निश्चित तौर पर बड़ी चिंताजनक बात है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लाल सिंह, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक मौलाना को सुनवाया है लोगों को हमारे चैनल पर कि कैसे भड़काया गया है लोगों को, कैसे वो आग की चिंगारी लगाई गई है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या वो इन्फ्लुएंस था, क्या वो फैक्टर था जिसकी वजह से इस तरीके का माहौल पैदा हो गया? इस पर अब जांच कहां तक पहुंची, ये बहुत बड़ा सवाल है। लाल सिंह, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है सोनल, जो आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि यही तो वो बात है, आखिर ये सुनियोजित षड्यंत्र था, क्या था? हिंसा जो हुई, चूंकि जो तमाम सबूत हम दिखा रहे हैं, एसिड अटैक तक किया गया है, तलवारें तक लहराई गई है, तो क्या वाकई अगर ये साजिश थी तो उस दिशा में क्या कदम उठाया गया? अभी तक वहां नहीं पहुंचा गया है। कुछ तमाम महिलाएं भी जुड़ी हो, ये भी शिकायत कर रही हैं
ये क्या लगता है जो दंगा हुआ वो साजिश थी? हाँ जी, बिल्कुल साजिश थी। ये पूरी प्लानिंग से आए हैं और एक रूम में उन्होंने सब सामान पैक के बाद कब आ जाए और हमें उनकी जियाफत करनी पड़ जाए। उनको भड़काया था, इंस्ट्रक्शन पूरे मिल रहे थे उनको। बोला कि आप आ जाओ, तो यहाँ से कब भाग के वो भी चले गए। गाड़ियाँ तोड़ दी, हमारा जीना आराम कर दिया। अभी तक हम सदमे में हैं। हमारे घर के पत्थरबाजी हुई है। लेकिन अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई काम किया है कि जो साजिश की उनका 12 बजे तक हम सेफ हैं। 12 बजे के बाद क्या सरकार? अभी तक तो यहाँ पे शहर का विधायक नहीं आया और बीडीओ लाकर चले गए हैं। शहर का विधायक इस क्षेत्र में अभी नहीं आया है। मनीषा जी नहीं आए यहाँ पे। देखिए सोनल, ये तस्वीर है और लोगों का साफ कहना है कि एक बड़ी साजिश थी। जिस तरह हमला किया गया, 200 लोगों की भीड़ एक साथ हमला करती है, तलवारों के साथ हमला। बिल्कुल लाल सिंह, आप सही कह रहे हैं और लोगों का गुस्सा भी लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका। अगर प्रशासन की नाक के तले, सरकारों की नाक के तले इस तरीके से हिंसा होती है, ऐसे लोगों के साथ बर्बरता होती है, तो फिर क्या करिएगा? ऐसे प्रशासन और ऐसी सरकारों का फिर क्या फायदा? मुंबई से इस वक्त ही हम बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं। चलिए, राणा दंपति को जमानत मिली है। नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत मिल गई। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुंबई की सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है राणा दंपति को। इस वक्त की ये बड़ी और अहम अपडेट है। मुंबई से राणा दंपति को जमानत मिल गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। इस वक्त की बड़ी अपडेट मुंबई से, इस वक्त की बड़ी खबर है। राणा दंपति को जमानत मिल गई। आखिरकार इस तरीके की संभावना जताई जा रही थी आज कि आज राणा दंपति को जमानत मिल सकती है। और हम वकील को सुनवाते हैं, जो राणा दंपति का वकील है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा जरा। मैं बोल नहीं सकता, जब तक ऑर्डर हाथ में नहीं आती हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन कोर्ट ने जो उनको बेल दिया आज 11 दिनों के बाद, उनके लिए उनके बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो केस के बारे में वो मीडिया के सामने या कहाँ भी कुछ भी कमेंट ना देनी है उनको। उसी तरह वो कोई विटनेसेस जो है उनको कुछ कांटेक्ट नहीं करने का है, विटनेसेस टैंपर नहीं करने के हैं। और पुलिस जब भी बुलाए 24 आवर्स के नोटिस पे उन्हें पुलिस के सामने हाजिर रहने का है। क्या आप चुनौती देंगे इस फैसले को हाईकोर्ट में? पता नहीं मुझे, जब तक ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं आती। कंडीशंस जो है उनको 50,000 का बेल विथ 1 श्योरिटी दिया गया, उनको श्योरिटी देनी है। वकील को सुन रहे थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि जब तक उनके हाथ में वारंट नहीं आ जाता है वो इस बात पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, ये कानूनी मसला है और इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुंबई से। ये बड़ी जानकारी है। राणा दंपति को जमानत मिल गई है, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी। कोर्ट ने मीडिया से इस वक्त और चलिए सीधा रुक कर लेते इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर बड़ी खबर है। उद्धव और पवार ने बात की है। एमवीए के मंत्रियों के साथ पवार की बैठक इस वक्त जारी है। महाराष्ट्र में कई मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। लगातार इस पर अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। राज ठाकरे की अपील के बाद महाराष्ट्र में अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। थोड़ी ही देर में राज ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कैसे हलचलें तेज रही हैं, ये देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें और समझिए इस वक्त महाराष्ट्र का माहौल। कई जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया गया। ये पहली तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाउडस्पीकर हटाने की मांग की गई है और साथ ही कैसे लाउड राजनीति है इस पूरे मसले को लेकर महाराष्ट्र में एक के बाद एक बयानों का सिलसिला जारी है। इस वक्त राजनीति गर्म है। राज ठाकरे के घर की घेराबंदी की गई है। कैसे पुलिस वहां पर चाक चौबंद है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और मस्जिदों के बाहर भी कड़ी सुरक्षा की गई। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या अपडेट है, क्या माहौल है? अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, अगर पूरे महाराष्ट्र भर की बात की जाए तो 18,000 लोगों को नोटिस सर्व किया, बिल्कुल पहुंच पा रही है। अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल अभिषेक, अपनी बात पूरी करिए आप। बिल्कुल, देखिए 18,000 लोगों को महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने नोटिस सर्व किया है, जबकि 13 से 14,000 लोगों को महाराष्ट्र में अभी डिटेन किया गया है। अगर आज की बात करें मुंबई में तो करीब 1140
मस्जिदें हैं, जिसमें से सिर्फ 135 मस्जिदों में ही अजान पढ़ी गई है लाउडस्पीकर के जरिए, जिनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है और इसलिए सरकार ने सीधे इंस्ट्रक्शन दिया है। लेकिन आज के जो राजनीतिक हालात रहे उससे निश्चित तौर पर सरकार की चिंता बढ़ी हुई है, इसलिए शरद पवार एमवीए महाविकास अघाड़ी की बैठक कर रहे हैं। सुबह शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच फोन पर बातचीत हुई, गृह मंत्री ने सारी ब्रीफिंग दी है दोनों लोगों को और कुछ देर में राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र भर की सिचुएशन अगर देखें तो हर मस्जिदों के बाहर पुलिस तैनात है और खास करके इस समय में महाराष्ट्र के भीतर कोशिश ये की जा रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। जिस तरीके से राजस्थान या दूसरे शहरों में हुआ है, दूसरे स्टेट्स में हुआ है, वैसी कंडीशन महाराष्ट्र के भीतर ना हो। देर शाम इस पूरे मामले पर राजनीतिक हालात को लेकर के शरद पवार ने अपने मंत्रियों और नेताओं यानी एनसीपी के मंत्रियों और नेताओं की बैठक बुलाई है और इस पर वो बातचीत करेंगे आगे किस तरीके से रणनीति होगी। वहीं दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण चीज जो सामने आई है कि गृहमंत्री ने सारे नेता इस वक्त आप राज ठाकरे के घर के बाहर मौजूद हैं अभिषेक, वहां पर किस तरीके की सिचुएशन है? देखिए, कुछ देर में राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज जिस तरीके की भूमिका राज ठाकरे के रखने के बाद हालात पैदा हुए, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, डिटेन किया और लगातार इस तरीके का डिटेंशन चल रहा है, उस पर राज ठाकरे अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि राज ठाकरे के कहने के बाद, आह्वान के बाद मुंबई के भीतर 1140 मस्जिदों में से वो मैक्सिमम मस्जिदों ने नहीं किया, सिर्फ 135 मस्जिदों में अजान बजी है लाउडस्पीकर पर। तो निश्चित तौर पर राज ठाकरे इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं और 1:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजों को राज ठाकरे रखेंगे और सरकार किस तरीके से डिटेन कर रही है। वहीं दूसरी, जिस तरीके से आज रवि राणा और नवनीत राणा को हनुमान चालीसा के मामले में बेल मिली है और कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, तो ये सारे मुद्दों को लेकर के सरकार के बीच में एक असमंजस की स्थिति है और उसी को लेकर महाविकास अघाड़ी की अलग बैठक चल रही है और राज ठाकरे कुछ देर में मीडिया से बात करेंगे। 1 बजे देवेंद्र फडणवीस जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी नागपुर में बात कर रहे हैं। ठीक है अभिषेक, बेहद